Hello everyone, it's Parth again and I welcome you all to the next lecture of our series of modern history. ये हमारा पहले चैप्टर का यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है अभी 7 लेक्चर्स में, उन 7 लेक्चर्स की एक समरी जो है मैं इस लेक्चर में आपको दूंगा, राइट। कि अगर आपको रिवाइज करना हो इन फ्यूचर बाद में जो आपने पहले 7 लेक्चर्स में पढ़ा था और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर लेक्चर को दोबारा देखो या पूरे लेक्चर को दोबारा रीड करो बुक से, तो आप बस एक समराइज्ड फॉर्म में इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या था। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। हम इस चैप्टर में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में बात करते हैं किस तरह से मुगल एम्पायर जो है 18th सेंचुरी के अंदर, राइट, 18th सेंचुरी यानी कि 1700s के बाद से किस तरह से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द वीकनेसेस एंड द डिफेक्ट्स जो इंडियन सोसाइटी में थे, राइट। इंडियन सोसाइटी में मीडिएवल टाइम्स में सोशल प्रॉब्लम्स क्या थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या क्या क्या डिफेक्ट्स थे, जिनकी वजह से इतना ईजी हो गया यूरोपियन पावर्स के लिए हमें सब्जुगेट करना, ठीक है। तो हम उन डिफेक्ट्स के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो मीडिएवल टाइम्स में इंडियन सोसाइटी के अंदर थी। हमने सबसे पहले ये वाला डिस्कस किया था कि 18th सेंचुरी के अंदर 1700s के स्टार्टिंग में इस टाइम पे औरंगजेब रूल कर रहा है, और औरंगजेब के रूल के अंदर ही, राइट, बिफोर 1707 से पहले तक वो रूल करता है जब उसकी डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब जब रूल करता है तो उसके रेन के अंदर ही मुगल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के बारे में बात करी थी, किस तरह से वो हिंदूज के अगेंस्ट जो था इनटॉलरेंट अप्रोच थी उसकी, राइट। उसके टाइम पे उसने जिजिया लगा दिया था, पिलग्रिम टैक्स लगा दिया था। फिर हमने डिस्कस किया किस तरह से हिंदू टेम्पल डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है उसके पीरियड के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। उसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जिसकी वजह से हिंदूज जो थे वो एलियनेट फील करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से अपर क्लास हिंदूज और अपर क्लास मुस्लिम्स के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। फिर हमने बात करी थी औरंगजेब की जो और पॉलिसीज़ थी, फॉर एग्जांपल उसकी मराठा पॉलिसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसकी राजपूत पॉलिसी क्या थी। उसके टाइम पे हमने देखा था कि पेजेंट अपराइजिंग्स किस तरह से हुई थी। हमने सतनामीज़ की बात करी थी, जाट्स की बात करी थी और सिख्स की बात करी थी कि किस तरह से इन्होंने ये पेजेंट कम्युनिटीज़ थी और किस तरह से ऑपरेशन की वजह से इन्होंने पेजेंट अपराइजिंग्स करना शुरू कर दिया औरंगजेब के टाइम से ही, राइट। तो हमने देखा था कि 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब के 3 बेटे होते हैं। उन 3 बेटों में से जो सबसे बड़ा बेटा होता है, एल्डेस्ट सन बहादुर शाह, वो थ्रोन पे बैठ जाता है, राइट। तो बहादुर शाह जो है 1707 में औरंगजेब को सक्सीड उसने कर लिया और वो थ्रोन पे बैठ गया। 1707 से लेके 1712 तक बहादुर शाह रूल करता है 5 साल के लिए, राइट। और इन 5 साल में क्या क्या वो काम करता है वो भी हमने डिस्कस किया। जब 1707 के अंदर वो थ्रोन पे बैठता है तो वो 65 ईयर्स का होता है इस टाइम पे, राइट। और 65 ईयर्स होने की वजह से, इतनी ओल्ड एज होने की वजह से वो 5 साल के अंदर यानी कि एट द एज ऑफ 1712 में उसकी डेथ हो जाती है नेचुरल कॉजेज की वजह से, राइट। तो उसने क्या क्या काम किया था वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। बहादुर शाह जो था एक एबल रूलर था, उसके पास कैपेसिटी भी थी, टैलेंट भी था रूल करने का, बस उसके पास टाइम नहीं था। इन केस अगर उसके पास टाइम होता तो शायद फॉर्चुनेटली मुगल एम्पायर को बचाया जा सकता था, ठीक है। उसकी पॉलिसी कैसी थी? ही हैड अ पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। वो कंसिलिएट करके रखता था अपने जितने भी सारे आसपास के रूलर्स थे और उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करता था, ठीक है। चाहे खुद को थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़े बट अच्छी रिलेशंस मेंटेन करता था, चाहे वो राजपूत के साथ हो, जाट्स के साथ हो, मराठास के साथ हो, राइट, या फिर बुंदेलास के साथ हो। फिर हमने एक और चीज़ क्या देखी, उसकी एक और पॉलिसी किस चीज़ की थी? कंसोलिडेशन की पॉलिसी थी। कंसोलिडेशन की पॉलिसी का मतलब ही डिड नॉट गो फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। उसके पास जितना एम्पायर था उसने उसी को कंसोलिडेट करने के ऊपर अपना सारा टाइम लगाया, उसको अपने रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया, और फर्दर एक्सपेंशन पॉलिसी उसने नहीं अपनाई, अनलाइक औरंगजेब, ठीक है। फिर हमने उसकी जब राजपूत पॉलिसी की बात करी थी तो हमने बात किया था सबसे पहले आम्बेर के बारे में और मारवाड़ के बारे में। आम्बेर में हमने डिस्कस किया था जयसिंह की इसके साथ रिलेशंस कैसे थे, और मारवाड़ में हमने डिस्कस किया था कि अजीत सिंह के साथ इसके कैसे रिलेशंस थे। ऑल्दो शुरुआत में इसने कोशिश करी थी, एक अटेम्प्ट किया था कि मैं इन दोनों से सरेंडर करवा लूँ टुवर्ड्स मुगल अथॉरिटी, बट ये दोनों अटेम्प्ट इसके फेल हो गए, ठीक है। फिर इसने गैरिसन करने की भी कोशिश करी, इनके एम्पायर्स को किलाबंदी करने की कोशिश करी, बट उसमें भी ये फेल हो गया। फाइनली इसने क्या किया कि जयसिंह को जो है उसका जो एरिया था वो वापस दे दिया और अजीत सिंह को भी वापस दे दिया। प्लस जयसिंह की एक डिमांड थी कि उसको मालवा चाहिए था, और अजीत सिंह की एक डिमांड थी उसको गुजरात चाहिए था। यानी कि गुजरात या मालवा चाहिए का मतलब था उनकी सूबेदारी चाहिए थी, वहाँ से
टैक्स कलेक्ट करने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट चाहिए थी, बट वो उसने मना कर दिया था। ठीक है, फिर हमने जब इसकी मराठा पॉलिसी की बात करी तो मैंने आपको बताया था किस तरह से मराठा चाहते थे कि हमको डेक्कन का सरदेशमुखी भी चाहिए और हमको डेक्कन का चौथ भी चाहिए था। सरदेशमुखी यानी कि 1/10 और चौथ का मतलब नाम से पता लगता है 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, यानी कि बहादुर शाह ने क्या कहा कि मैं आपको सरदेशमुखी देने के लिए तो रेडी हूँ, बट मैं आपको चौथ कलेक्ट करने नहीं दूंगा। ठीक है, फिर इसने जो है शाहू को एक राइटफुल मराठा एयर के तरह से भी नहीं एक्सेप्ट किया और इसने लड़ाई लड़ने दी, यानी कि ही लेट शाहू एंड ताराबाई फाइट फॉर द मराठा थ्रोन। ठीक है, इसकी वजह से मराठा सरदार्स इन जनरल इसके टूवर्ड्स जो थे डिससैटिस्फाइड थे। फिर जब हमने इसकी सिख पॉलिसी के बारे में बात करी तो सिख पॉलिसी में हमने देखा जब तक गुरु गोबिंद सिंह थे, राइट, जब तक गुरु गोबिंद सिंह सिख्स के लीडर थे, जो 10th गुरु थे, तब तक तो इसके रिलेशंस सिख्स के साथ अच्छे थे, राइट, क्योंकि इसने जो है गुरु गोबिंद सिंह को एक बहुत अच्छी इज्जत या मनसबदारी दे रखी थी। बट जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह के बाद जो की डेथ होती है और उनके बाद बंदा बहादुर अगर थ्रोन पे आते हैं, यानी कि वो लीड करते हैं सिख्स को, तो तब जो है बंदा बहादुर के अंदर सिख्स बहुत ज़्यादा फेरोशियसली रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं बहादुर शाह के अगेंस्ट, और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए वो खुद एक कैंपेन लीड करता है। ठीक है, और फिर हमने बात करी थी किस तरह से वो लोहगढ़ का फोर्ट जो है कैप्चर कर लेता है इन द नॉर्थ ऑफ अंबाला। ठीक है, बट ये ज़्यादा टाइम तक उसको बचा नहीं पाता क्योंकि 1712 के अंदर जब उसकी डेथ होती है तब सिख्स जो है वापस जो लोहगढ़ का फोर्ट उसने कैप्चर किया था उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी थी इसने 2 रूलर्स के साथ कंसीलिएशन या अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे थे। सबसे पहले हमने बात करी थी छत्रसाल की, जो छत्रसाल कौन थे, इस टाइम पे बुंदेलास के चीफ थे। फिर हमने बात करी थी चूरामन की, जो चूरामन थे वो कौन थे, इस टाइम पे जाट चीफ थे, जो जाट्स थे उस कम्युनिटी के हेड थे, तो इन दोनों के साथ इसके अच्छे रिलेशंस थे, ये हमने बात करी थी। इसके टाइम पे हमने बात किया था किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटीरियोरेशन हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि स्टेट फाइनेंसेस जो थे वो धीरे धीरे गिर रहे थे, स्टेट ट्रेजरी जो थी वो खत्म हो रही थी। 1707 के अंदर जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस टाइम पे स्टेट फाइनेंसेस लगभग 13 करोड़ रुपए थे, और हम देखते हैं इन 5 सालों के अंदर ही, राइट, 1712 की अगर हम बात करें जब बहादुर शाह की डेथ होती है, इस टाइम पीरियड में इन 5 सालों के अंदर ये 13 करोड़ रुपए कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड एम्पायर इज एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, बिल्कुल वो जो है खत्म होने वाला होता है इकोनॉमिक डिग्रेडेशन की वजह से। और जैसे ही 1712 के अंदर हम देखते हैं कि बहादुर शाह की डेथ होती है तो वही होता है जो हर एम्पायर की डेथ के बाद होता है, एम्पायर जो है सिविल वॉर की सिचुएशन में आ जाता है और वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से सारे के सारे नोबल्स और प्रिंसेस के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि मैंने एक बताया था कि एक न्यू एलिमेंट आता है मुगल पॉलिटिक्स के अंदर बहादुर शाह की डेथ के बाद। पहले क्या होता था, जब भी किसी राजा की या रूलर की डेथ होती थी तो मुगल एम्पायर में जो भी पावर के लिए जो कंटेंडर्स होते थे वो प्राइमरी कंटेंडर्स रूलर्स के प्रिंसेस होते थे। जो रॉयल प्रिंसेस थे, ये रॉयल प्रिंसेस जो थे ये प्राइमरी कंटेंडर्स थे पावर के लिए, यानी कि ये आपस में लड़ाई लड़ते थे और कोई ना कोई इनमें से एक जो सक्सेसफुल होता था वो थ्रोन पे बैठता था। अब क्या होना शुरू हुआ, ये रॉयल प्रिंसेस जो होने शुरू हुए ये धीरे धीरे वीक होने शुरू हो गए और इनकी जो पावर थी वो कम होनी शुरू हो गई, और नोबल्स जो थे जो पहले सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे अब वो प्राइमरी फ्रंट में आ गए और ये इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, ये खुद आपस में लड़ाई लड़ने शुरू हो गए एंड दे बिकेम द प्राइमरी कंटेंडर्स ऑफ पावर। और उन्होंने इन रॉयल प्रिंसेस का इस्तेमाल किया एज पपेट्स, राइट, एक पपेट्स की तरह या फिर एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया खुद पावर में आने के लिए। अब इनके पास रॉयल ब्लड तो है नहीं, तो ये खुद तो थ्रोन पे बैठ नहीं सकते, तो ये किसी ना किसी वीक प्रिंस को उठाते थे और उसको गद्दी पे बैठाए देते, और जिस नोबल की वजह से वो प्रिंस गद्दी पे बैठा है सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उस नोबल के पास आ जाती थी। नॉमिनल हेड जो होता था वो प्रिंस होता था और पीछे से जो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती थी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते थे, इकोनॉमी के सारे डिसीजन होते थे, वो नोबल अपने पास रखता था। ठीक है, और इस पॉलिसी के चलते चलते जैसे बहादुर शाह की 1712 में डेथ होती है तो उसके बाद जुल्फ़िकार खां जो होता है वो उस टाइम पे सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस नोबल होता है, और जुल्फ़िकार खां एक वीक पपेट को, एक वीक रूलर को थ्रोन पे बिठा देता है जिसका नाम होता है जहांदार शाह। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 1707 में औरंगजेब की बात करी, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद 1712 तक इन 5 सालों में बहादुर शाह ने रूल किया। 1712 में कौन आ गया, जहांदार शाह बैठ गया थ्रोन पे जुल्फ़िकार खां की मदद से, और 1712 से लेके जनवरी 1713 तक जहांदार शाह रूल करता है। तो अगर हम जहांदार शाह की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह के बाद जितने भी रूलर्स आए थे इन जनरल वो सारे के सारे बेकार थे, डीजेनरेट थे और वीक विल्ड थे।
ठीक है, और अयाशी में डूबे हुए थे एंड दे वर कम्प्लीटली डिवोटेड टू प्लेजर्स। तो जहांदार शाह जो था वो इनकेपेबल था, रूल नहीं कर सकता था, तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया, जुल्फ़िकार खां के हाथ में आ गया। तो अब हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करेंगे वो ऑल्दो अगर हम ऑन पेपर देखें तो वो तो जहांदार शाह के नाम पे चल रही हैं, बट वो उनको असली में कौन मैन्यूवर कर रहा है, कौन चला रहा है, जुल्फ़िकार खां। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की अगर बात करते हैं जुल्फ़िकार खां की, तो हमको पता है कि जुल्फ़िकार खां वॉज एक्सट्रीमली केपेबल एंड एनर्जेटिक, और वो जो है एम्पायर का वजीर बन चुका है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करें तो इसके अच्छे रिलेशंस थे हिंदू राजास के साथ, राजपूत के साथ, मराठास के साथ, इन जनरल इसने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे। क्यों? सबसे पहली बात, क्योंकि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है तो इसको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि अगर पावर मेरे पास है तो ये पावर कभी भी जा सकती है। तो अपनी खुद की पोजीशन को या अपनी खुद की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोर्ट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इसने और सारे रूलर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे। फिर इसने एक और काम क्या किया, जितने भी औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी, जो नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ थी, जैसे जिजिया लगाया हुआ था या जो और पिलग्रिम टैक्स लगाए हुए थे हिंदूज़ के ऊपर, उनको रिवर्स करा। ठीक है, उनको हटा दिया और धीरे धीरे कोशिश करा कि हिंदूज़ के साथ एक टॉलरेंट अप्रोच लगाए, मतलब मेंटेन करी जाए। फिर हमने देखा इसने क्या किया था, इसने अजीत सिंह के साथ और सवाई राजा जयसिंह के साथ और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करी। हमने पहले देखा था कि इन्होंने मालवा और गुजरात मांगा था, बट बहादुर शाह ने ये डिमांड मना कर दी थी। बट अगर हम जुल्फ़िकार खां की बात करते हैं तो जुल्फ़िकार खां ने अजीत सिंह और जयसिंह की ये जो दोनों डिमांड्स थी कि मुझे मालवा और गुजरात दे दो रिस्पेक्टिवली, ये दोनों डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ इसने क्या किया, इसने टाइटल दिया जयसिंह को, क्या टाइटल दिया, मिर्ज़ा सवाई राजा का। ठीक है, इसीलिए उनका नाम सवाई राजा जयसिंह के नाम से जाना जाते हैं। और ये जो टाइटल था मिर्ज़ा सवाई राजा का, जयसिंह को किसने दिया, जुल्फ़िकार खां ने। सिमिलरली अजीत सिंह को किसका टाइटल दिया, महाराजा का टाइटल दिया। ठीक है, और इसीलिए हम अजीत सिंह को महाराजा अजीत सिंह के नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ जुल्फ़िकार खां। फिर इसने एक और काम क्या किया, इसने एक प्राइवेट एग्रीमेंट जो इसके आदमी ने, एक ट्रस्टेड नोबल ने पहले 1711 में किया था डेक्कन के अंदर, जिसका नाम था दाऊद खां पन्नी। मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि 1711 में इसके ट्रस्टेड नोबल दाऊद खां पन्नी ने एक डील करी थी शाहू के साथ, जिसमें उसने क्या बोला था कि मराठा सरदार्स जो हैं वो कलेक्ट तो कर सकते हैं टैक्स रेवेन्यू, बट वो कलेक्ट डायरेक्टली कौन करेगा, वो डायरेक्टली मुगल रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो कलेक्ट करेंगे और फिर वो देंगे मराठा सरदार्स को। यानी कि मराठा सरदार के पास राइट तो है कलेक्ट करने का, बट वो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कलेक्शन मुगल ऑफिशियल्स करेंगे और कलेक्ट करने के बाद वो मराठा सरदार्स के हाथ में दे देंगे। ये जो डील हुई थी ये प्राइवेटली हुई थी, दाऊद खां पन्नी ने करी थी। अब इस डील को जो है कंप्लीटली ऑफिशिएट कर दिया या ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जुल्फ़िकार खां ने। फिर इसके साथ हमने देखा दो और चीज़ें, इसने कंसीलिएशन की पॉलिसी अपनाई जो बहादुर शाह ने करा था चूरामन जाट के साथ और छत्रसाल बुंदेला के साथ। ही हैड अ पॉलिसी ऑफ सप्रेशन ओनली टुवर्ड्स बंदा एंड द सिख्स। ठीक है, बंदा बहादुर जो था उसके अगेंस्ट, प्लस जो सिख्स जो रिवोल्ट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे फेरोशियस थे, और बस इनके अगेंस्ट इसकी जो पॉलिसी थी वो सप्रेशन की थी। बाकी सबके साथ ये जो है कंसीलिएट कर रहा था। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें जुल्फ़िकार खां की, तो इसने कोशिश करी कि मैं स्टेट फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। जो एम्पायर है वो इज़ एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इस टाइम पे ज़रूरत थी, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर कि हमको इकोनॉमिक एनहांसमेंट या उसको बचाने की काम करने चाहिए। तो उसके लिए इसने क्या काम किया, ही चेक द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर्स। जो ज़्यादा ज़्यादा जो है सबको जागीरदारी दी जा रही है, ठीक है, रेकलेसली उनको मिली जा रही है, उसको चेक करा, उसको स्टॉप करा कि जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली स्टेट के पास आए और जागीरदारों की जेबों में ना जाए। इस चीज़ को उसने चेक किया। करप्शन को और जो माल फंक्शनिंग हो रहा था या माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसको भी चेक करने के लिए इसने नए रिफॉर्म्स अपनाए। फिर इसने क्या किया, ही कंपेल्ड द मनसबदार्स एंड द नोबल्स टू मेंटेन द ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि स्टेट जो है पैसा देता था नोबल्स को, बट वो नोबल्स आगे वो पैसा आर्मी के लिए जो मिलता था वो आर्मी को नहीं देते थे, वो पैसा अपनी खुद की जेब में डालते थे। तो इसने इस चीज़ को भी चेक करने के लिए नए रिफॉर्म्स लाए एंड ही कंपेल्ड द नोबल्स, उस पर एक स्ट्रिक्ट चेक रखा कि वो पैसा जो है वो आर्मी के पास जा रहा और इसकी जेब में ना जा रहा। बट इसके टाइम में एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो एक गलत काम क्या हुआ, ही स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ या ही कंटिन्यूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इजारा या फिर रेवेन्यू फार्मिंग। ठीक है, इजारा सिस्टम या रेवेन्यू फार्मिंग इसने कंटिन्यू किया, जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी रेवेन्यू फार्मर या मिडलमैन के साथ, जो पे करता है, जो अमाउंट वो आगे फार्मर से कलेक्ट करता है। फार्मर से जो भी वो कलेक्ट करता है पैसा, वो कितना भी कलेक्ट कर सकता है, बट एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। इस इजारा सिस्टम एक ये ईवल टेंडेंसी थी जिसने पेजेंट के ऊपर ऑपरेशन जो है वो बढ़ा दिया। इसके साथ हमारी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंप्लीट हो जाती हैं जुल्फ़िकार खां की।
अब अगर हम बात करें जहांदार शाह की, तो जहांदार शाह मैंने आपको बताया था 1712 में थ्रोन पे बैठा है और बस जनवरी 1713 तक ही थ्रोन पे बैठा है, क्योंकि जनवरी 1713 के अंदर आगरा में इनकी लड़ाई होती है और फारूक सियार विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स जहांदार शाह को डीथ्रोन कर देता है और असैसिनेट कर देता है और खुद जो है थ्रोन पे बैठ जाता है। ठीक है, आगरा में इनकी लड़ाई होती है, जहांदार शाह और जुल्फ़िकार खान एक तरफ होते हैं, बट सैयद ब्रदर्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके फारूक सियार को थ्रोन पे बिठा देते हैं। तो अब कंडीशन ये आ चुकी है कि जनवरी 1713 शुरू हो गया और सैयद ब्रदर्स ने ऑफिशियली फारूक सियार को राजा बना दिया। बट हमको पता है कि फारूक सियार फिर से जहांदार शाह की तरह वीक रूलर है और एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? सैयद ब्रदर्स के हाथ में है। और अगर हम फारूक सियार की बात करें तो फारूक सियार हमें पता है एक वीक विल्ड रूलर था एंड ही वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड टू प्लेजर्स। ठीक है, ईजिली फ्लैटर हो जाता था, कोई भी उसकी अगर तारीफ करता था, चापलूसी करता था तो उससे वो खुश हो जाता था। सारी की सारी रियल पावर जो थी वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में थी। अब फारूक सियार को बिल्कुल भी कुछ लिबर्टी नहीं थी कि वो अपने खुद का भी कुछ काम कर सके। ठीक है, और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया एंड ही ट्राइड अलॉट कि वो सैयद ब्रदर्स को डीथ्रोन कर दे, यानी कि पावर से हटा दे और खुद मेन पावर में आ जाए। बट हर बार वो जो है फेल हो जाता था, ऑल हिज अटेम्प्ट्स वर अनसक्सेसफुल। और जैसे ही सैयद ब्रदर्स को ये वाली बात पता लगती है कि ये पूरी कोशिश कर रहा है इनको हटाने के लिए पावर से, तो सैयद ब्रदर्स 1719 के अंदर कॉन्स्पिरेसी करते हैं और राजा को ही, यानी कि फारूक सियार को ही मार देते हैं, असैसिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स की अगर हम बात करते हैं तो सैयद ब्रदर्स जो थे वो दो भाई थे। बड़ा भाई जो था उसका नाम था अब्दुल्ला खां और जो छोटा भाई था उसका नाम था हुसैन अली खान बराहा। ठीक है, तो ये दो भाई जो थे इन्हें हिस्ट्री में जाना जाता है बाय द नेम ऑफ किंग मेकर्स। ठीक है, एक कहावत है जिसमें हम बोलते हैं इफ़ यू कांट बी द किंग देन बी द किंग मेकर, कि अगर आप राजा खुद नहीं बन सकते तो आप किसी को राजा बना दो। ठीक है, तो बड़ा भाई अब्दुल्ला खां, छोटा भाई हुसैन अली खान बराहा, इन्होंने सबसे पहले तो फारूक सियार को बिठाया थ्रोन पे बाय डिफीटिंग जहांदार शाह एट आगरा। आगरा में जहांदार शाह को हराया जनवरी 1713 में और फारूक सियार को थ्रोन में बिठा दिया। अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि दे वर रिलीजियसली टॉलरेंट। ठीक है, इनकी एक टॉलरेंट अप्रोच थी। इनको पता लग गया था ये वाली बात कि अगर हमें रूल करना है बड़े एम्पायर को और एम्पायर को बचाना है डिसइंटीग्रेशन से, तो हमको हारमोनियसली रूल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसने अच्छी अच्छी सारी अलायंसेस बनाई, फ्रेंडली अलायंसेस थी इसकी सारी की सारी, राजपूत के साथ, मराठास के साथ और जाट्स और बुंदेलास के साथ। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मैं आपको चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया इनके एम्पायर में। क्यों? ऑल्दो इन्होंने पूरी कोशिश करी, खूब विगरस एफर्ट्स करे, खूब मेहनत करी कि हम एम्पायर को डिसइंटीग्रेशन से बचा लें, बट फिर भी इनके एफर्ट्स जो हैं इन जनरल फेल हो गए। उसके कई सारे रीजंस थे कि क्यों इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव नहीं हो पाया इनके एफर्ट्स के बाद भी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यह था देयर वॉज कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल राइवलरी। कोर्ट के अंदर सारे के सारे नोबल्स जो थे एम्बिशियस हो रहे थे और उनके बीच में लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से फाइनली एम्पायर को सफ़र करना पड़ा। दूसरा, हमने देखा कि देश के अंदर लॉलेसनेस और डिसऑर्डर बहुत बढ़ रहा था। ठीक है, जो छोटे छोटे नए नए जो राजास थे या फिर चीफटेन्स थे वो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे या फिर उनको पावर अज्यूम करनी थी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो वीक पड़ रही है और एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहते थे अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। तीसरा ये था कि इकोनॉमिक डिग्रेडेशन भी हो रहा था, स्टेट फाइनेंसेस जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को नेगेटिवली सफ़र करना पड़ा। जो ज़मींदार थे या रेबेलियस जो और पेजेंट्स थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दिया। फिर ऑफिशियल्स ने भी जो वो उनको ऊपर से पैसा मिल रहा था उन्होंने आर्मी के ऊपर नहीं दिया और अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। तीसरा रीज़न ये था कि रेवेन्यू फार्मिंग की अगर हम बात करें उसकी वजह से पेजेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड हो रहे थे, जिसकी वजह से हमको पेजेंट अपराइजिंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से उनके टाइम पे इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटीरियोरेशन होना शुरू हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके अगेंस्ट क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हुई तो वो हम डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जुल्फ़िकार खां को हटाया था, इन्हें भी जो है कॉन्स्पिरेसी फेस करने को मिला और इन्हें भी जो है असैसिनेट कर दिया गया। हम देखते हैं कि इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने में जो नोबल्स थे उनको कौन लीड कर रहा था? निज़ामुल मुल्क। ठीक है, निज़ामुल मुल्क था, प्लस उसका फादर का जो कज़न था यानी कि उसका जो चाचा था मोहम्मद अमीन खां। ये वो नोबल्स थे जो लीड कर रहे थे उन ग्रुप ऑफ नोबल्स को जो कॉन्स्पिरेसी करना चाहते थे सैयद ब्रदर्स के खिलाफ।
और इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि सईद ब्रदर्स बहुत ज़्यादा डिक्टेटर होने शुरू हो गए थे। उन्होंने अपनी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी और उन्होंने फारूक सियार को, राजा को ही, यानी कि मुगल एम्पायर को ही मार दिया था। आज तक की हिस्ट्री में मुगल एम्पायर की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नोबल ने राजा को मरवा दिया हो, बट पहली बार ऐसा हुआ कि सईद ब्रदर्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एम्पायर को ही असैसिनेट करवा दिया। तो इसकी वजह से जो और नोबल्स थे, दे वर जेलस ऑफ देयर पावर और इनसे डरना भी शुरू हो गए। सिमिलरली इनको जो है पब्लिक रिवल्शन भी फेस करने को मिला। पब्लिक भी इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड या इनके अगेंस्ट इनसे नफरत करना शुरू कर दिया, इसी वजह से क्योंकि इन्होंने फारूक सियार को मरवा दिया था। और इनको जो है नमक हराम के नाम से जाना जाने लगा कि दैट दे वर नॉट ट्रू टू देयर सॉल्ट। साथ हमको देखने को मिलता है कि जो औरंगजेब के टाइम पे जितनी भी नोबिलिटी थी, राइट, वो नोबिलिटी कैसी थी? रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स नोबिलिटी थी। वो भी जब सैयद ब्रदर्स का काम देख रहे थे, उन्होंने देखा कि सैयद ब्रदर्स जो हैं वो हिंदूज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिबरल अप्रोच है, उनकी बहुत टॉलरेंट अप्रोच है। तो ये देख के उन्होंने सैयद ब्रदर्स को एंटी मुस्लिम या फिर एंटी इस्लामिक बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, और इस वजह से ये भी इनके अगेंस्ट हो गए थे। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो मोहम्मद शाह खुद था, यानी कि जो रूलर था, वो अपनी पावर असर्ट करने की वजह से और नोबल्स के साथ मिल गया, कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोहम्मद शाह सपोर्टेड द एंटी सैयद नोबल्स बिकॉज ही वांटेड टू फ्री हिमसेल्फ ऑफ द शैकल्स ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं फाइनली होता क्या है कि ये जो मोहम्मद शाह है, अगर ये कॉन्स्पिरेसी करता है किसके साथ? नोबल्स के साथ, जिसको कौन लीड कर रहा है इस टाइम पे? निज़ामुल मुल्क और मोहम्मद अमीन खां। तो ये सब मिलके, नोबल्स और मोहम्मद शाह राजा मिलके, सबसे पहले 1720 में जो छोटा भाई होता है हुसैन अली खान बराहा, उसको असैसिनेट करा देते हैं, उसको मरवा देते हैं, ठीक है, ट्रेचरी से। फिर जब बड़ा भाई यानी कि अब्दुल्ला खान जो है रिवोल्ट बैक करने की कोशिश करता है, फाइट बैक करने की कोशिश करता है, तो उसको भी जो है आगरा में डिफीट कर दिया जाता है। और फाइनली जो है सैयद ब्रदर्स का चैप्टर यहाँ से हम ओवर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मुगल डिसइंटीग्रेशन जो होता है सैयद ब्रदर्स के बाद किस तरह से होता है, यानी कि 1720 से लेके 1739 तक, 38-39 तक जो है मुगल डिसइंटीग्रेशन किस तरह से होता है। अब इस टाइम पे 1720 के अंदर राजा कौन है? मोहम्मद शाह बैठा हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो अभी एक यंग प्रिंस है, और जिस तरह से और लेटर मुगल्स थे उसी तरीके से ऑन द सेम लाइंस मोहम्मद शाह भी जो है एक वीक रूलर था, बिल्कुल लग्जरी लविंग रूलर था, ठीक है। उसके साथ साथ ये लास्ट चांस था एम्पायर को बचाने का, यानी कि अगर मोहम्मद शाह की जगह कोई ऐसा रूलर होता जो एक फार साइटेड या एबल रूलर होता, जो विजनरी रूलर होता, तो शायद मुगल एम्पायर को बचाया जा सकता था। बट मोहम्मद शाह ऐसा नहीं था, ठीक है। मोहम्मद शाह, मैंने बताया, बिल्कुल डिजेनरेट रूलर था, जो इसके पास बिल्कुल टैलेंट या कैपेसिटी नहीं थी, और वो डूबा हुआ था लग्जरीज के अंदर। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि मोहम्मद शाह के टाइम से जो है डिसइंटीग्रेशन और एक्सपेंशनिस्ट तरीके से शुरू हो जाता है। जब मोहम्मद शाह को थ्रोन मिला था उस टाइम पे एम्पायर अभी भी फिर भी सही था, राइट। मैंने आपको बताया था किस तरह से मुगल एम्पायर इन 1720 वो स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ। जो मुगल प्रेस्टीज था अभी भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर था। मुगल आर्मी भी अभी तक स्ट्रॉन्ग ही थी। हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, वो डिटीरियरेट हो रहा था, बट अभी भी इट हैड नॉट बीन ब्रोकन डाउन येट, अभी टूटा नहीं था कम्प्लीटली। राजपूत अभी भी लॉयल थे और मराठास अभी भी साउथ में ही रिस्ट्रिक्टेड थे, अभी उन्होंने नदर्न एक्सपेंशन शुरू नहीं किया था। बट धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे जैसे मोहम्मद शाह का जो रेन है वो आगे बढ़ता रहता है, ये सारी चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं। राजपूत अपनी लॉयल्टी खो देते हैं धीरे धीरे, फिर जो मराठास होते हैं वो अपना नदर्न एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले बस थोड़ा शेक हुआ था अब वो बहुत ज़्यादा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि 1722 के अंदर मोहम्मद शाह जो है निज़ामुल मुल्क को एम्पायर का वज़ीर बना देता है, ठीक है, कि निज़ामुल मुल्क इज़ द वज़ीर ऑफ द एम्पायर। और निज़ामुल मुल्क बहुत ही एनर्जेटिक और केपेबल इंसान था। वो चाहता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म करूं और मैं मुगल एम्पायर को उसके डिसइंटीग्रेशन से या डीके से बचा लूं। बट मोहम्मद शाह ने उसको फ्री हैंड नहीं दिया और ढंग से काम नहीं करने दिया। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर निज़ामुल मुल्क 1724 में जो है अपना एम्पायर छोड़ देता है, मुगल कोर्ट छोड़ देता है और डेक्कन में चला जाता है। और डेक्कन में वो क्या करता है, ही एस्टैब्लिशेस हिज ओन एम्पायर ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ऑल्दो हैदराबाद जो है अभी नॉमिनली जो है वो मुगल एम्पायर के अंडर ही आ रहा है, बट धीरे धीरे वो इस तरह से एक्शंस लेना शुरू करता है जिस तरह से एक इंडिविजुअल या एक फ्री रूलर काम करता है। तो उसने जैसे खुद ही ट्रीटी साइन करना शुरू कर दिया, खुद अपनी आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है हैदराबाद को कार्व आउट करना शुरू कर दिया मुगल एम्पायर से। यही काम यहाँ पे मुर्शिद कुली खां बंगाल के साथ कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। सिमिलरली अवध के साथ भी हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, 1720s और 30s के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं
उनका एस्टैब्लिशमेंट हमको देखने को मिलता है। धीरे धीरे रूलर्स को ये वाली बात समझ आ जाती है कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ रही है और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पावर कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर ये चीज़ कब टर्मिनेट होती है? फाइनली जब 1738-39 के अंदर नादिर शाह इंडिया के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब नादिर शाह की स्टोरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है डिटेल में पहले वीडियोस में। मैंने सबसे पहले नादिर शाह के अंदर आपको बताया था राइज ऑफ नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह किस तरह से एक शेफर्ड बॉय से, ठीक है, एक ऐसा छोटा सा व्यक्ति जिसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, वो शेफर्ड बॉय से कहाँ पे शाह बन जाता है कुछ 10 साल के पीरियड के अंदर। ठीक है, मैंने बताया था कि जब हम नादिर शाह की बात करते हैं तो उसका एम्पायर था पर्शिया का एम्पायर, और इस टाइम पे पर्शिया पे कौन रूल कर रहा था? द डिक्लाइनिंग सफाविद डायनेस्टी। ठीक है, सफाविद डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। ऑल्दो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आते आते ये भी डिक्लाइन कर रही थी, जिस तरह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। फिर हमने डिस्कस किया था कि पर्शिया के ऊपर इस टाइम पे क्या क्या थ्रेट्स थे, क्या क्या अटैक्स हो रहे थे, हर डायरेक्शन से इसके पास अटैक्स हो रहे थे, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ याद कराने के लिए। सबसे पहले अगर हमने ईस्ट की बात करी थी तो ईस्ट में 2 थे। सबसे पहले अब्दालीस थे और दूसरे थे गलजाइस। जो अब्दाली ट्राइब्समैन थे उन्होंने हेरात वापस ले लिया था, यानी कि हेरात जो पर्शिया का पार्ट था उसको डिटैच कर दिया था। सिमिलरली गलजाइस ने कांधार डिटैच कर लिया था, अपने पास ले लिया था और पर्शिया से बाहर निकाल दिया था। फिर हमने डिस्कस किया था किस तरह से शिरवान के अंदर, शिरवान जो एक सेंट्रल प्रोविंस था पर्शिया का, शिरवान में शियाज और सुन्नीस के बीच में लड़ाई हो रही थी और उनके बीच में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था। फिर मैंने डिस्कस किया था किस तरह से 1721 के अंदर जो गलजाई ट्राइब्समैन थे, इनका इस समय रूलर कौन था? महमूद। तो महमूद ने क्या किया? अटैक कर दिया पर्शिया की कैपिटल पे ही। पर्शिया की जो कैपिटल थी जिसका नाम था इस्फहां, तो इस्फहां के ऊपर अटैक कर दिया और इसको डिटैच कर लिया पर्शिया से। ठीक है, उसके ऊपर सारा कंट्रोल खुद ले लिया। फिर हमने बात करी थी कि नॉर्थ से क्या क्या अटैक्स आ रहे थे। नॉर्थ में इस टाइम पे 2 अटैक्स आ रहे थे, एक तो डायरेक्ट नॉर्थ से और एक नॉर्थ वेस्ट से। जो नॉर्थ से अटैक आ रहा था वो था रशिया का, और नॉर्थ वेस्ट से जो अटैक आ रहा था वो था टर्की का। रशिया के बारे में मैंने आपको बताया, इस टाइम पे यहाँ पे जो है पीटर द ग्रेट सेकंड था। ठीक है, तो पीटर द ग्रेट सेकंड था, ही वाज डिटरमिन्ड टू पुश साउथवर्ड्स, और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि पर्शिया धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था और वो चाहता था मैं अपने एम्पायर को जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकूं एट द कॉस्ट ऑफ पर्शिया मैं कर लूँगा। सिमिलरली अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की हमें पता है कि ऐसी जगह पे लाई करता है जो एशिया माइनर पे, यानी कि एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीच में लाई करता है टर्की। तो टर्की ने ऑलरेडी अपने ज़्यादातर पोजेशंस या फिर ज़्यादातर टेरिटरी जो है वो यूरोपियन पावर्स को खो दी थी। इनके साथ लड़ाई करते करते मोस्ट ऑफ आवर पोजेशंस हैड ऑलरेडी बीन लॉस्ट। तो टर्की के पास भी अच्छा मौका था कि मैं पर्शिया अगर डिक्लाइन कर रहा है तो वहाँ की ज़्यादा टेरिटरीज अपने पास ले लूँ। सिमिलरली हम यही देखते हैं कि इसी वजह से जुलाई 1722 के अंदर रशिया जो है वो अटैक कर देता है पर्शिया के ऊपर और फोर्स करता है पर्शिया को एक ऐसी ट्रीटी साइन करने के लिए जिसमें कैस्पियन सी के पास जितनी भी सारी टेरिटरीज हैं पर्शिया की वो सब रशिया ले लेता है। प्लस दिस इंक्लूड्स द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ बाकू। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1723 के अंदर टर्की भी अटैक कर देता है पर्शिया के ऊपर। ठीक है, जब 1723 में टर्की अटैक कर देता है और वो डिक्लेयर कर देता है पर्शिया के ऊपर वॉर, तो वो नीचे साउथवर्ड पुश करना शुरू कर देता है। फाइनली 1724 के अंदर टर्की और रशिया दोनों ट्रीटी करते हैं आपस में, जिसमें वो डिवाइड कर लेते हैं पर्शिया का ऑलमोस्ट सारा जितना भी नॉर्थ वेस्ट में जितना भी सारा एरिया है, जितनी टेरिटरीज हैं वो आपस में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो पर्शिया के पास सारी टेरिटरीज जा चुकी हैं और रशिया और टर्की ने आपस में वो टेरिटरीज जो हैं डिवाइड कर ली हैं बाय ट्रीटी। तो ये कंडीशन थी इस टाइम पे, इतने सारे अटैक्स हर डायरेक्शन से हो रहे थे। यहाँ पे ईस्ट में अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल के अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा है। हमने देखा यहाँ से टर्की अटैक कर रहा है, यहाँ से रशिया अटैक कर रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी नादिर शाह जो है पर्शिया को बचा लेता है उसके डिसइंटीग्रेशन से। तो नादिर शाह का प्लान ऑफ एक्शन हम एक बार जल्दी से ओवरव्यू में देख लेते हैं। नादिर शाह 1726 के अंदर सबसे पहले एक मेजर कमांडर बनता है, द मोस्ट ट्रस्टेड एंड द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर बन जाता है वो रूलर का। और इस टाइम पे रूलर कौन है? तहमसाब। ठीक है, तो तहमसाब का सबसे मेजर सपोर्टर और सबसे पावरफुल और सबसे ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर बन जाता है नादिर शाह। धीरे धीरे रैंक्स में राइज करते करते आर्मी ज्वाइन करता है और धीरे धीरे 1726 में आते आते वो जो है मिलिट्री कमांडर बन जाता है। फिर 1729 के अंदर वो क्या करता है, वो गलजाइस से और अब्दालीस से जो उन्होंने जगह वापस ली थी। गलजाइस ने क्या क्या लिया था, यहाँ से इस समय महमूद ने इस्फहां लिया था, राइट, कैपिटल पे अटैक किया था, तो इस्फहां कैप्चर वापस कर लेता है। अब्दालीस ने क्या लिया था, हेरात लिया था।
वो हेरात भी दोबारा अब्दालीस को हरा के वापस अपने पास ले लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, ही कंपेल्स टर्की टू गिव बैक द कॉन्कर्ड टेरिटरी। हमने देखा था ना कि 1724 के अंदर रशिया और टर्की के अंदर ट्रीटी होती है जिसमें टर्की और रशिया जो आपस में थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज ले लेते हैं पर्शिया की। तो 1729 के बाद से ही, यानी कि 1729 1730 में वो क्या करता है, टर्की को कंपेल करता है कि जो सारी जगह या टेरिटरीज उसने ली थी इस ट्रीटी के थ्रू वो वापस ले लेता है। ठीक है, तो ही कंपेल्स टर्की टू गिव बैक ऑल द सीज्ड टेरिटरीज फ्रॉम पर्शिया। फिर हम देखते हैं कि 1735 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रशिया के साथ लड़ाई लड़ता है और वहाँ भी जीत जाता है। एंड फाइनली वो ट्रीटी करता है रशिया के साथ, जिसमें से वो रशिया से भी जो सारी सीज टेरिटरीज थी वो भी वापस ले लेता है। तो इसने क्या क्या वापस ले लिया, इस गलजाइस को हरा दिया, अब्दालीस को हरा दिया, फिर टर्की से अपनी जो सीज टेरिटरी वो वापस ले ली, और रशिया से जो सारी सीज टेरिटरीज थी या कॉन्कर टेरिटरीज थी वो भी वापस ले ली। अब एक बार उसने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया तो फाइनली 1736 के अंदर वो जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग रूलर होता है उसको हटा के खुद शाह बन जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया किस तरह से उसने 1726 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले वो मिलिट्री कमांडर बनता है, सारे के सारे थ्रेट्स को ओवरकम करता है 1735 तक, और फाइनली 1736 के अंदर यानी कि 10 साल के बाद वो मिलिट्री कमांडर से जो राजा होता है या जो रूलर होता है, शाह होता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है और खुद जो है शाह बन जाता है। तो इसके साथ हमने जो है नादिर शाह का राइज तो कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से वो शेफर्ड बॉय से शाह बनता है। अब हम बात करेंगे कि जब उसने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ ली, वो शाह भी बन गया, तो इतने सारी कॉन्स्टेंट वॉर्स के बाद उसके एम्पायर का जो स्टेट ट्रेजरी था वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था। तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, अपने देश को चलाना था, अपनी आर्मी को मेंटेन करना था। तो उसको एक ही सोल्यूशन क्या दिखा, इंडिया का। ठीक है, तो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ नादिर शाह इन इंडिया, यानी कि इंडियन इन्वेजन जो उसका था वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ही वॉज अट्रैक्टेड टू इंडियाज़ फेमस वेल्थ। ठीक है, उसको ये वाली बात भी पता था कि मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे जो है डिक्लाइन कर रही है और ये सही अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंडिया पे इस समय अटैक कर सकता हूँ और इन्वेड करके पैसा लूट के वहाँ से लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो वो एंटर करता है इंडिया के अंदर 1738 के अंदर विदाउट एनी अपोजिशन। उसको कोई अपोजिशन फेस करने के क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमको पता है कि जो मुगल एम्परर्स थे वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको निगलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से वो 1738 में एंटर कर जाता है और जब तक वो लाहौर तक नहीं आ जाता तब तक तो दिल्ली कोर्ट को पता भी नहीं चलता। एक बार जब उनको पता लगता है कि जो नादिर शाह वो लाहौर तक आ गया तो कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हसल हो जाती है। बट इतने सारे मतलब फॉरेन इन्वेजन होने के बाद भी, यहाँ तक आने के बाद भी वो एक कॉमन प्लान ऑफ डिफेंस पे एग्री नहीं कर पाते। सारे के सारे कोर्टेज आपस में झगड़ते रहते हैं और फिर भी जो है इतनी डेंजरस सिचुएशन के अंदर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस तरह से नादिर शाह से बचेंगे या उसको किस तरह से अपने एम्पायर को डिफेंड करेंगे। फाइनली हम देखते हैं कि 13 फरवरी 1739 के अंदर जब वो करनाल पे आ जाता है तो दोनों आर्मीज़ मिलती हैं, नादिर शाह की आर्मी और मोहम्मद शाह की यानी कि मुगल आर्मी मिलती है। तो ये दोनों जो है लड़ाई लड़ते हैं, बैटल ऑफ करनाल इसे हम बोलते हैं। ठीक है, और बैटल ऑफ करनाल के अंदर नादिर शाह की आर्मी कंप्लीटली क्रश कर देती है मुगल एम्परर की आर्मी को, मुगल आर्मी को। ठीक है, और जो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह होता है उसको प्रिजनर बना के ले जाती है। फाइनली वो मूव ऑन करता है, मार्च करता है टुवर्ड्स दिल्ली। फिर दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली प्लंडर पढ़ा था, किस तरह से वो मास मैसेकर करता है लोगों का, बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों को, दिल्ली के जो सिटीजन्स होते हैं उनको मरवा देता है। फिर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेजरी लूट के चला जाता है, स्टेट ट्रेजरी हो, चाहे ज़मींदार से हो चाहे पेजेंट से हो, खूब सारा पैसा लूट जाता है। बोला जाता है कि लगभग ऑलमोस्ट 70 करोड़ ऑफ रुपीज़ जो थे वो यहाँ से लूट के चला गया था। और कहा जाता है कि इतना पैसा था कि उसने 3 साल तक अपने एम्पायर में एक भी इंसान से 1 रुपये भी टैक्स नहीं लिया। इतना था कि तीन साल तक पूरा एम्पायर को चलाने के लिए इतना पैसा वो लूट के चला गया था। फिर हमने देखा कि वो कोहिनूर भी ले गया था, प्लस जो शाहजहाँ का पीकॉक थ्रोन था, ठीक है, ज्वेल स्टडेड पीकॉक थ्रोन था जिसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, वो भी वो ले गया था। फिर हम देखेंगे कि नादिर शाह ने क्या क्या डैमेज किया या उसकी वजह से एम्पायर को क्या क्या लॉस हुआ। सबसे पहले तो देयर वाज इररिपेरेबल लॉस टू प्रेस्टीज। जो एम्पायर की इमेज थी, जो उसकी छवि थी पूरे देश के अंदर लोगों की, वो बहुत ख़राब हो गई। उसकी जो वीकनेसेस थी वो एक्सपोज कर दी उसने। ठीक है, और ये एक्सपोज किसको कर दी, जो मराठास थे, जो उनको पता लग गया था कि अब हम नॉर्थ में एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि मुगल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं। प्लस यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बैठी हैं इस समय इंडिया के अंदर, उनको भी पता लग गया कि अगर ये इतनी छोटी सी बैटल भी नहीं जीत पाए तो कितनी इसकी इतनी वीकनेसेस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। फिर इसके साथ हमने देखा कि जो इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली रूइन हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी पैरालाइज हो गया इसकी वजह से। और फाइनली हम देखते हैं जो काबुल था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था मुगल एम्पायर का, वो उन्होंने खो दिया क्योंकि रिवर इंडस के वेस्ट पे जितना सारा एरिया था वो नादिर शाह ने अपने एम्पायर के अंदर अटैच कर लिया था।
ठीक है, इसके साथ हमारा जो है नादिर शाह का इंडियन इन्वेजन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो मुगल डिसइंटीग्रेशन था मोहम्मद नादिर शाह के अटैक के बाद, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद जो मुगल डिसइंटीग्रेशन हुआ वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी कि आफ्टर 1739 1740 के बाद जो सारा डिसइंटीग्रेशन हुआ वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये देखने को मिलता है कि 1748 के अंदर जो मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह, उसकी डेथ हो जाती है। और मोहम्मद शाह की जैसे ही डेथ होती है तो फिर से वही होता है, सिविल वॉर के अंदर एम्पायर हो जाता है और वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है। ठीक है, आपस में सारे के सारे नोबल्स फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, कोर्ट के अंदर लड़ाई होती है, कई सारे हज़ारों मिलिट्री कमांडर्स और कई सारे ट्रेन सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक और बड़ा धक्का लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे 1748 में इसकी डेथ होती है तो नादिर शाह को ये वाली बात पता लग जाती है, तो उसको पता लगता है एम्पायर फिर से थोड़ा और वीक पड़ गया तो मैं फिर से इन्वेजन्स कर सकता हूँ। बट नादिर शाह इस बार खुद नहीं आता, वो अपने सबसे ट्रस्टेड नोबल अहमद शाह अब्दाली को इंडिया भेजता है। तो हम देखते हैं कि 1748 से हमको देखने की शुरुआत मिलती है कि अहमद शाह अब्दाली रिपीटेड इन्वेजन्स करता है 1748 से लेकर 1767 तक। और हम देखते हैं कि बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी होता है 1761 के अंदर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, राइट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली जो है मराठास के साथ लड़ाई लड़ते हैं और कंप्लीटली वो क्रश कर देते हैं मराठा आर्मी को। ठीक है, तो इसके साथ उन ये वाली बात पता लग जाती है कि मुगल्स को आगे सक्सीड करने के लिए मराठा पावर इस समय रेडी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली को ही नहीं हरा पाई तो जो ग्रेट मुगल्स थे उनकी लेगेसी को कैसे आगे ले जा सकेंगे। ठीक है, तो हमने 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर ली। फिर हम देखते हैं कि 1759 के अंदर जो एम्परर बैठता है, मैंने कि मुगल थ्रोन पे जो एम्परर बैठता है उसका नाम होता है शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम सेकंड एक ऐसा रूलर था जो थोड़ी कैपेसिटी या उसके अंदर थोड़ा टैलेंट था, वो एम्पायर को बचा सकता था। बट इस टाइम पे द एम्पायर वॉज बियॉन्ड रिडेम्पशन। अब एम्पायर को बचाया नहीं जा सकता था, अब सब कुछ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। अब कितना भी अच्छा रूलर आ जाता एम्पायर के अंदर, शाह आलम या कोई अकबर तक आ जाता, वो भी एम्पायर को नहीं बचा सकता था क्योंकि एम्पायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, इसमें कुछ एबिलिटी और करेज थी बट एम्पायर वॉज बियॉन्ड रिडेम्पशन। 1764 के अंदर हमको देखने को मिलता है जो बैटल ऑफ बक्सर होती है, उसके अंदर शाह आलम सेकेंड हेल्प करता है शुजाउद्दौला की और मीर कासिम की। ठीक है, किसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ते हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही इन तीनों पावर्स को हरा देती है और बैटल ऑफ बक्सर में ये बता देती है कि इस टाइम पे मुगल्स के बाद जो ग्रेट पावर इंडिया के बनने वाली है वो कोई इंडियन पावर नहीं होगी, वो ब्रिटिश पावर होगी। इससे हमको ये वाली बात साफ हो जाती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि 1764 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है इन तीनों पावर्स को, तो जो शाह आलम सेकेंड को वो पेंशनर बना देती है, यानी कि वो बोलती है कि आप हमारे पैसों से पेंशन पे रहो, और शाह आलम सेकेंड को इलाहाबाद भेज देते हैं। ठीक है, बट 7 साल के बाद, या 6 या 7 साल के बाद, लगभग 1772 के अंदर शाह आलम सेकेंड को रियलाइज़ होता है कि मैं एज ए पेंशनर नहीं रहना चाहता, और वो 1772 में वापस दिल्ली आ जाता है अंडर द पैटर्नेज ऑफ मराठास। तो कहता है कि अब मैं मराठास के अंडर रहूँगा, कि वो इंडिपेंडेंटली तो अब रह नहीं सकता, उसकी ना तो आर्मी एग्जिस्ट करती है ना उसका अब एम्पायर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर अब वो मराठास के पैटर्नेज के अंदर रहेगा इंस्टेड ऑफ एज ए पेंशनर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एट इलाहाबाद। ठीक है, तो इसके साथ हम देखते हैं कि 1772 में फाइनली शाह आलम सेकेंड वो भी मराठास के अंडर आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1803 के अंदर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मराठास को हरा देती है और दिल्ली को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, इसके साथ फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के ऊपर अपना पावर तो एस्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, और 1803 से लेके 1857 तक जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल ग्रेट मुगल्स का जो हाउस था, वो बस इस वजह से काम करता है क्योंकि मुगल एम्पायर के अंदर अभी भी जो है आर्मी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट उसका जो प्रेस्टीज है, ठीक है, जो उसकी इमेज है एज अ ग्रेट एम्पायर, बस उस वजह से, उस प्रेस्टीज की वजह से वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। वरना 1759 में जब शाह आलम बैठा था, लगभग उस टाइम से उसकी आर्मी जो थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, इट वॉज विदाउट द आर्मी, बट फिर भी वो 1759 से 1857 तक इस वजह से एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसकी इमेज जो है, या फिर एक लोगों के दिमाग में जो उसकी एक प्रेस्टीज है मुगल एम्पायर का, उसकी वजह से वो एक पॉलिटिकल सिंबल की वजह से एग्जिस्ट करता है। और फाइनली हम देखते हैं 1857 का जब रिवोल्ट होता है, जहाँ पे हमें पता है कि बहादुर शाह जफ़र जो होता है, फाइनली जो लास्ट मुगल एम्परर होता है, ठीक है, उसको जो है रंगून भेज देते हैं और बाद में रंगून के कुछ सालों में एग्जाइल के बाद उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। और इसके साथ मुगल्स का जो स्टोरी होती है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ये हमने हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ लिया कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, औरंगज़ेब से हमने शुरुआत करी थी 1707 के अंदर, फिर हम बहादुर शाह पे आए 1712 में ये बैठा, और
फिर 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह था। फिर उसके बाद हमने देखा उसका बेटा जहांदार शाह था, वो 1713 तक था, जनवरी 1713 तक। फिर हमने फारूक सियार की बात करी, 1719 में फारूक सियार को भी सईद ब्रदर्स ने मार दिया था, ठीक है। और ये जो जहांदार शाह बैठता है वो जुल्फ़िकार खां के वजह से बैठता है, वो उसको बिठाता है। फिर फारूक सियार किस वजह से बैठता है? सैयद ब्रदर्स की वजह से। जो बिठाते हैं फारूक सियार को, वही उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको मरवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1718 के अंदर और 1719 के अंदर जब इसकी डेथ हो जाती है, जब उसको मार देते हैं, उसके बाद वो 2 प्रिंसेस को बिठाते हैं सईद ब्रदर्स, वो भी टीबी की वजह से मर जाते हैं। और फाइनली वो मोहम्मद शाह को बिठाते हैं। तो मोहम्मद शाह कई टाइम तक रूल करता है, लगभग 1719 या 20 से लेके 1748 तक, ठीक है। मोहम्मद शाह की भी डेथ हो जाती है। और इस पूरे पीरियड के अंदर हम देखते हैं किस तरह से मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इकोनॉमी किस तरह से डिक्लाइन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो लोकल चीफ्टेंस हैं या प्रोविंसेस के जो और लोग हैं वो अपने अपने एरियाज़ को कार्व आउट करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमने सारा का सारे कॉजेस और सब कुछ कंप्लीट कर लिया मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ब्रीफ में कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर ये कॉजेज़ डिटेल में मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बस आपको यहाँ पे हेडिंग में और जल्दी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हमको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जब इतना बड़ा एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है, मुगल एम्पायर जितना बड़ा, तो वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं कर सकता। कई सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थे उसके डिसइंटीग्रेशन या डीके की वजह से, ठीक है। और इसका जो बिगनिंग होती है, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कहाँ से शुरू होता है? औरंगजेब के रेन से शुरू होता है। औरंगजेब की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके रेन के अंदर जिसने मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन शुरू किया, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ऑल्दो औरंगजेब को एक इतना बड़ा एम्पायर मिला था, बट फिर भी उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, ठीक है। ऑल्दो ये कहा जाता है, कई सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसको जो है एक कंसोलिडेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए थी, कि जितना भी एम्पायर उसके पास था उसको डाइजेस्ट करना चाहिए था, उसको अच्छे से अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। बट इंस्टेड ऑफ दैट उसने क्या किया? उसने एम्पायर को एक्सपैंड और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, जो एक गलत पॉलिसी थी और पॉलिटिकल एरर माना जाता है, ठीक है। और औरंगजेब की और कई सारी पॉलिसीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन में फेलियर क्या क्या था, उसकी वजह से एम्पायर जो है उसका बिगनिंग ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं, सबसे पहला कॉज यही होता है औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में उसने क्या क्या फेलियर या उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस करी। इसके अंदर हमने 3 सब हेडिंग्स डिस्कस करी थी। सबसे पहले उसकी मराठा पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि उसने जो है मराठा सरदार्स को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया था और उसके साथ कॉन्स्टेंट लड़ाई लड़ रहा था, जिसकी वजह से जो मराठास थे उन्होंने अपना नदर्न एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया था धीरे धीरे। फाइनली हमने सेकंड में देखा इसकी राजपूत पॉलिसी में हमने आपको बताया किस तरह से अकबर के टाइम पे, अकबर जब हम या मुगल एम्पायर प्री औरंगजेब टाइम्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर था या एक स्ट्रेंथ का पिलर था राजपूत लॉयल्टी, यानी कि राजपूत जो थे हमेशा से मुगल्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते थे और उनके टुवर्ड्स लॉयल थे। बट औरंगजेब की एंटी हिंदू पॉलिसीज़ की वजह से राजपूत ने एलियनेटेड फील करना शुरू कर दिया और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में गैप वाइडन होना शुरू हो गया। तीसरा हमने पेजेंट अपराइजिंग्स के बारे में बात करी थी। जो पेजेंट था उसके ऊपर सारा बर्डन आ रहा था उसके शोल्डर्स के ऊपर, ज़मींदार भी था, स्टेट भी था और जो मनी लेंडर्स थे सब उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस हो गया और उसने अपराइजिंग करना शुरू कर दिया। 3 मेजर अपराइजिंग्स की हमने बात करी थी, सतनामीज, जाट्स और सिख्स, ठीक है। और ये कहाँ पे थे? एट द नर्व सेंटर ऑफ दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के अंदर जहाँ पे मुगल एम्पायर की बिल्कुल नींव है, सेंटर है, वहीं पे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, जिसने एम्पायर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। ये हमारा पहला कॉज था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का। दूसरे कॉज की जब हम बात करें तो हम औरंगजेब के ही रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं या फिर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं। उसमें हमने देखा कि औरंगजेब ने सबसे पहले तो जिजिया लगा दिया था हिंदूज के ऊपर। दूसरा हमने देखा पिलग्रिम टैक्स की हमने बात करी। फाइनली हमने देखा कि उसके पीरियड के अंदर हमको कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं हिंदू टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन के इन द नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के अंदर उसने कई सारे हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन कराया, वो भी हमने बात करी थी। तीसरा हमको ये वाली बात देखने को मिलती है कि पहले क्या होता था, जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या मिलिट्री पोस्ट होती थी वो हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल होती थी। यहाँ हिंदू भी आ सकता था और मुस्लिम्स के लिए भी डोर ओपन थे। बट औरंगजेब के रेन के अंदर हमको देखने को मिलता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी एट द हाईएस्ट लेवल वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर रखी थी मुस्लिम्स ने और हिंदूज को इतनी पोस्ट नहीं दी जाती थी। इससे हमको पता लगता है कि उसकी अप्रोच जो थी हिंदू के टुवर्ड्स और इनके बीच में वो डिस्क्रिमिनेशन करता था और हिंदूज के टुवर्ड्स उसकी अप्रोच जो थी नॉन टॉलरेंट थी, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हुए कि हिंदूज ने एलिनेटेड फील करना शुरू कर दिया, मुगल सोसाइटी जो थी वो बंटना शुरू हो गई हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में,
ठीक है, और हिंदूज और मुस्लिम्स अपर क्लासेस के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो गया। बट ये जो रोल है इसका औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी का, इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। वो इसकी वजह से क्योंकि ये जो इसकी रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी ये इसने अपने लेटर रेन में अपनाई थी, ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ रेन के अंदर इसने अपनाई थी, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। दूसरा, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद 1707 के बाद जो और रूलर्स आए, ये और जो नोबल्स थे, उन्होंने इसकी सारी की सारी पॉलिसीज को रिवर्स करने की कोशिश करी। तो ये कहना कि इसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिक्लाइन के लिए, ये गलत है, ठीक है। ऑल्दो इट डिड प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट, बट इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, इसको ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि इसके टाइम पे जो है फ्रेंडली रिलेशंस जो राजपूत के साथ थे वो खराब हो गए थे। बट बाद में हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया अजीत सिंह के साथ, और फिर हम सवाई राजा जयसिंह की अगर बात करते हैं तो इनको अलग अलग टाइटल्स दे दिया। अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दे दिया था, सवाई राजा जयसिंह की बात करें तो इसको भी टाइटल दे दिया था जुल्फिकार खान ने। तो बाद में जो रिलेशंस थे वो दोबारा रिस्टोर कर दिए गए थे। तो इसके साथ हमारे जो हैं 2 कॉजेज कंप्लीट हो जाते हैं, औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी या रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ये 2 सबसे पहले हमने 2 कॉजेज खत्म कर लिए। अब तीसरा कॉज करने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम ये नोबिलिटी के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं या फिर रिलीजियस सेक्टर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो सारे के सारे नोबल्स थे वो क्या मुगल्स के अंदर ही सारे खराब थे? जो डिटीरियोरेशन होता था नोबिलिटी का या रूलर्स का, क्या वो बस एक्सक्लूसिव था मुगल्स के लिए? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। जितने भी सारे नोबल्स थे, चाहे वो सिख्स हों, राजपूत हों या जाट्स हों या फिर और मराठास हो, चाहे कोई भी हो, इन जनरल नोबिलिटी हर जगह डिक्लाइन हो रही थी। सबके कैरेक्टर के अंदर हमको थोड़े थोड़े एलिमेंट्स मिलते हैं ग्रीडीनेस के या फिर सेल्फिशनेस के। तो ये कहना कि नोबल्स या नोबिलिटी जो है वो खराब हो रही थी बस मुगल्स के लिए, ये बिल्कुल गलत है। बाकी हम ये वाली बात देखते हैं कि इनके अंदर जो है रिलीजन जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्टर नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इस टाइम पे अगर हम डिवाइड करें, अगर ये हिंदूज़ हैं और ये मुस्लिम्स हैं, ये अपर क्लास है, लोअर क्लास है, सिमिलरली ये भी अपर क्लास है और ये लोअर क्लास है। तो अपर क्लास हिंदूज़ और अपर क्लास मुस्लिम्स आपस में ज़्यादा एक जैसे थे, उनकी लाइफ ज़्यादा सिमिलर थी इन कंपैरिजन टू हिंदूज़ की और मुस्लिम्स की लाइफ इंडिविजुअली। यानी कि अगर कोई एक अपर क्लास हिंदू है और कोई अपर क्लास मुस्लिम है तो ये दोनों आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं, इंस्टेड ऑफ कि एक अपर क्लास हिंदू और एक अपर क्लास और लोअर क्लास हिंदू के लिए इनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट थी। सिमिलरली मुस्लिम अपर क्लास और लोअर मुस्लिम क्लास जो थे उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अलग अलग थी। बट जो डिवाइडिंग लाइन थी वो इकोनॉमिक बेसिस की थी इंस्टेड ऑफ रिलीजियस या फिर रिलीजियस सॉलिडारिटी की वजह से। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे या थर्ड कॉज पे, जो था वॉर्स ऑफ सक्सेशन। वॉर्स ऑफ सक्सेशन का मतलब ये है कि जैसे भी किसी राजा की डेथ होती थी तो एम्पायर जो है सिविल वॉर के अंदर आ जाता था और लड़ाई शुरू हो जाती थी नोबल्स के बीच में या प्रिंसेस के बीच में कि कौन थ्रोन के ऊपर बैठेगा। इसको जो है इसकी वजह से एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। सबसे पहला तो ये था देयर वाज ग्रेट लॉस इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कई सारे लोगों की डेथ होती, कई सारी जगह को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करने को मिलता था। जो नोबिलिटी थी, जो बैकबोन होती है किसी भी एम्पायर की, है ना, वो धीरे धीरे स्प्लिट अप हो जानी शुरू हो गई वॉरिंग फैक्शंस के अंदर। अलग अलग पार्ट्स में एक दूसरे से वो डिवाइड होना शुरू हो गए थे। इतने सालों से जो कई सारे ट्रेंड सोल्जर्स थे, है ना, एम्पायर के आर्मी के लिए जो उन्होंने ट्रेन किया था सोल्जर्स, वो आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं। हज़ारों मिलिट्री कमांडर जो इतने टाइम पे शूट डिप्लोमेट्स थे, इतने पावरफुल थे, इतने ट्रेंड थे, वो भी आपस में लड़ाई करते थे एंड देयर इज़ अ ग्रेट लॉस इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर फोर्थ हम पॉइंट देखते हैं किस तरह से वीक लेटर मुगल्स की हमने बात करी थी, ठीक है। जो आगे बहादुर शाह और औरंगजेब के बाद जो लेटर मुगल्स आए उनकी पर्सनालिटी में क्या क्या डिफेक्ट्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो हमने देखा। इन जनरल वो सारे के सारे वीक विल्ड थे, ठीक है, लग्जरी लविंग थे और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लग्जरी के अंदर डूबे हुए थे। बहुत जल्दी कोई भी उनकी चापलूसी करता था या उनकी तारीफ़ करता था वो बहुत जल्दी जो है उसके बहकावे में भी आ जाते थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो, फॉर एग्जांपल अगर इन 3 या 4 लोगों के अंदर पावर डिवाइडेड है और इनमें से एक की पर्सनैलिटी भी अगर खराब निकलती है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 जो लोग हैं वो बेटर हैं और वो बचा सकते हैं एम्पायर को। बट मोनार्की के अंदर सारी की सारी पावर एक इंडिविजुअल हैंड्स में होती है और उसी का अगर कैरेक्टर खराब हो जाए तो मोनार्की के अंदर एक रूलर का ही कैरेक्टर खराब होना बहुत गलत बात होती है, क्योंकि सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड उसके खुद के हाथों में, और अगर उसी का कैरेक्टर डिक्लाइन हो गया तो एम्पायर के लिए इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। ये वाला फोर्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा किस तरह से जो नोबिलिटी थी वो इस समय डीके हो रही थी या फिर डिटीरियोरेट हो रही थी। अब ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा किस तरह से जो रूलर्स थे उनकी पर्सनैलिटी तो बेकार है,
बट अगर रूलर्स ख़राब भी हों या फिर रूलर्स वीक फील्ड हों, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को या एम्पायर को बचाया जा सकता है बाय एन अलर्ट एंड केपेबल नोबिलिटी। अगर नोबिलिटी अच्छी है और एम्पायर के लिए ट्रूथफुल है, फेथफुल है, तो वो फिर भी बचाया जा सकता है। बट ऐसा मुगल एम्पायर के साथ नहीं था। नोबिलिटी भी इन जनरल, उनका कैरेक्टर भी डिक्लाइन कर रहा था। अब दो तरह की नोबिलिटी हम मेजर बेसिस पे हमको डिवाइड कर सकते हैं। पहले टाइप के तो वो लोग थे जो केपेबल ही नहीं थे, ठीक है, उनको पता लग गया था कि हेरिडिटरी बेसिस पे मेरे को जॉब मिल जाएगी, अगर मेरे फादर ऑलरेडी नोबल हैं तो उनकी वजह से मुझे जॉब मिल जाएगी हेरिडिटरी बेसिस पे। तो इसकी वजह से उन्होंने आर्ट ऑफ फाइटिंग या फिर पढ़ाई, एजुकेशन, किसी पे भी सब कुछ निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो तो कंप्लीटली इनकेपेबल थे। एक तरह के तो ये नोबल्स थे। दूसरे वो नोबल्स थे जो केपेबल तो थे, खूब टैलेंट था उनके पास, बट उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करा अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा करने के लिए, अपने खुद के सेल्फिश नीड्स के लिए, ग्रीडी नीड्स के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करा। तो दोनों ही जो नोबल्स थे वो एम्पायर के लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो नोबिलिटी थी वो इन जनरल डिक्लाइन कर रही थी और उसकी वजह से एम्पायर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी और इकोनॉमिक फील्ड में भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉज पे हम अगर आते हैं, सिक्स्थ कॉज वो था स्कार्सिटी ऑफ जागीर्स। स्कार्सिटी ऑफ जागीर्स। अब पहले क्या होता था कि अगर एम्पायर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा है, ठीक है, और लिमिटेड नोबल्स थे हमारे पास, नोबिलिटी का नंबर और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हर नोबल के पास एनफ लैंड था कि वो उसमें से आराम से अपना रेवेन्यू और अपना पैसा निकाल सकता है। अब बाद में क्या हुआ, लैंड तो बढ़ी नहीं, यानी कि एम्पायर तो बढ़ा नहीं, वो उतना ही था जितना पहले था, बट नंबर ऑफ नोबल्स जो थे उनकी नंबर, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उतनी ही लैंड को अब ज़्यादा लोगों में अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो हर इंसान के पास या हर नोबल के पास लैंड जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अब अगर पहले उसी नोबल के पास इतनी बड़ी लैंड थी और अब उस नोबल के पास लैंड कम होकर इतनी हो गई, तो पहले वो आराम से उसको इतने लोगों के ऊपर या पेजेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सटॉर्ट करने की या उनको ऑपरेस करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अब अगर उसको पता है कि मेरे पास इतनी कम लैंड है और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है, टाइम भी लिमिट हो गया, मैं 5 साल के बाद यहाँ से हटा दिया जाऊँगा, मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और मेरे पास लैंड भी लिमिटेड है, तो इसकी वजह से उसने पूरी कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटॉर्ट करना है, फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दूँ यहाँ पे जो भी पेजेंट्स हैं, ठीक है। तो इससे हमको पता लगता है कि नंबर ऑफ नोबल्स बढ़ गए बट जो जागीर्स थी उनका नंबर लिमिटेड रहा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन था पेजेंट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक और कॉज था फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। फिर सेवेंथ कॉज पे अगर हम आते हैं, वो हम कहते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में स्टैग्नेशन और डीके हो रहा था। अब एग्रीकल्चर के अंदर या एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर हम बात करते हैं कि वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन या स्टैग्नेशन क्यों आ रहा था, क्योंकि जो पेजेंट की लाइफ थी जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर टिका हुआ था, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी। अब उसकी लाइफ मिजरेबल क्या हो गई थी, यानी कि उसकी जो एम्पावरिशमेंट थी पेजेंट्री की, वो किस किस रीजन्स की वजह से थी। सबसे पहला रीज़न जो था वो लैंड रेवेन्यू जो था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी। धीरे धीरे एम्पायर जो है इकोनॉमिकली डिक्लाइन कर रहा था, तो इन्होंने इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए लैंड रेवेन्यू की डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी और पेजेंट्स के ऊपर सारा बोझ डाल दिया। दूसरा हम बात करते हैं वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कांस्टेंट ट्रांसफर ऑफ नोबल्स की अगर हम बात करते हैं, नोबिलिटी को बार बार ट्रांसफर करा जाता था, तो उनको पता है कि अगर मैं लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे हूँ तो मैं इस टाइम में जितना ज़्यादा यहाँ से एक्सप्लॉइट करके निकाल सकता हूँ उतना मैं पैसा यहाँ से एक्सप्लॉइट करूँगा। तीसरा रीज़न हम देखते हैं कि हमने इजारा फार्मिंग या फिर रेवेन्यू फार्मिंग की बात करी थी, उसकी वजह से जो है जो नए रेवेन्यू फार्मर्स आए थे उन्होंने और ज़्यादा ऑपरेस करना, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया फार्मर्स को। और इन सब रीजन्स की वजह से हमको देखने को मिलता है कि पेजेंट अपराइजिंग्स में कल्मिनेट करते हैं सब, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले। और इसकी वजह से सारा का सारा बर्डन जो है वो एग्रीकल्चर को झेलने को मिलता है और एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट या फिर एडवांसमेंट नहीं होता और वो स्टैग्नेशन हिट कर जाता है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कॉज डिस्कस किया था, ये हमारा 7th कॉज था, एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था 8th, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सिमिलरली एग्रीकल्चर की तरह स्टैग्नेशन हो जाता है और वो भी डिक्लाइन करना, डिटीरियोरेट करना शुरू कर जाता है। अभी ऊपर वाले पॉइंट से हमको पता लगा किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर यानी कि प्राइमरी सोर्सेज के अंदर जो है वो डिक्लाइन आ रहा है। तो इससे हमारा सारा का सारा जो पॉसिबिलिटी है या हम सारी की सारी एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे डाल सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा है तो एम्पायर को बचाने के लिए या उसके स्टेट फाइनेंसेस को रिवाइव करने के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे हम भरोसा कर सकते हैं। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर जो स्टैग्नेशन था वो एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा खराब था। वो इस वजह से था, सबसे पहली बात कि मीडिएवल टाइम्स में अगर हम बात करें, पहले के टाइम में बात करें, तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी बहुत अच्छा था और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ऊंचा था, बहुत हाई था, ठीक है। बट हम देखते हैं कि इस टाइम के आसपास यानी कि 1700s में, 1600s में, 1800s में यूरोप के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है और फास्ट हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। और वहाँ पे जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट करते हैं।
ऑन द अदर हैंड इंडिया के अंदर हमको ऐसा कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को ही नहीं मिलता। उनको लड़ाई से या फिर कॉन्स्टेंट वॉर से और इन्वेजन से ही टाइम नहीं मिलता कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडिया के अंदर देर इज़ नो एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से इंडिया के अंदर कोई एज सच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब जो प्रोडक्शन था वो पहले तो सही था वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट अब अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पहले यहाँ थे, अब वो यहाँ पहुँच चुके हैं, बट इंडिया ने अपने आप को वहाँ पे वो नहीं लेके आया। तो इंडिया इस वजह से पीछे रह गया बहुत ज़्यादा, और यूरोप और इंडिया के बीच में इस वजह से इतना ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इस वजह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है या इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में जो है लैग बिहाइंड कर जाता है यूरोप से, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है यूरोपियन पेनिट्रेशन का इंडिया के अंदर। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर हम देख सकते हैं कि स्टैग्नेशन यहाँ आना शुरू किया। इसका एक और रीज़न ये था कि इंडिया के अंदर हमको पता लगता है हमने हमेशा से लैंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, जो ट्रेड था वो हमेशा लैंड पे लिमिटेड था। बट ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम यूरोपियन पावर्स को देखें तो वो अपने नेवल ट्रेड के ऊपर यानी कि सी ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। तो इसकी वजह से उन्होंने नए नए रूट्स देखने शुरू कर दिया, और उसकी वजह से उनका जो ट्रेड था वो उनको एक नया रास्ता मिल गया ट्रेड करने के लिए। बट इंडिया अभी भी कंप्लीटली रिलाई कर रहा था लैंड ट्रेड के ऊपर, टेरिटोरियल ट्रेड के ऊपर, और इस वजह से जो उसका ट्रेड था वो यूरोप से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला फैक्टर भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं अपने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के, जो है नाइन्थ फैक्टर या नाइन्थ कॉज क्या है, डिसरप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। ठीक है, अभी तक जो हमने इतने सारे कॉजेस पढ़े हैं इन सब का कलेक्टिव रिजल्ट ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे जो है वो पैरालाइज होना शुरू हो गया। उसका रीज़न सबसे पहले तो ये था, जो डिसरप्टिव ज़मींदार थे उन्होंने जो है ओपनली डिफाई करना शुरू कर दिया सेंट्रल अथॉरिटी को। ठीक है, उन्होंने जितने भी जो टैक्सेस या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो उन्होंने ऊपर अथॉरिटी को, सेंट्रल अथॉरिटी को देने से मना कर दिया। बाकी हम देखते हैं जो मुगल प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे उन्होंने भी अपने प्रोविंसेस को कार्व आउट करना शुरू कर दिया, सेंट्रल अथॉरिटी से वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए। बाकी हम देखते हैं कि एम्पायर के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन होना शुरू हो गया, लोग जो थे वो इनडिसिप्लिन और इनएफिशिएंट होना शुरू हो गए, डिसओबे उन्होंने करना शुरू कर दिया, नोबल्स भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे थे। इन सब रीजंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को सफ़र करना पड़ रहा था और वो धीरे धीरे पैरालाइज होना शुरू हो गया। इकोनॉमिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में भी जो हालत थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पे भी एम्पायर जो है इट वाज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, बिल्कुल ख़राब हो गया था। स्टेट ट्रेजरी जो थी वो सारी की सारी एग्जॉस्ट हो गई थी, और ये इकोनॉमिक डिक्लाइन के कई सारे रीजंस थे। सबसे पहले हमने बात करी थी जो प्रोविंसेस थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो स्टेट ट्रेजरी जो थी उसकी वजह से वो उसको सफ़र करना पड़ा। दूसरा हमने बात करी थी जो खालिसा लैंड्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे अब धीरे धीरे जागीरदारी लैंड्स में। तो खालिसा लैंड्स अगर जागीरदारी लैंड्स में कन्वर्ट होंगे तो जागीरदारों की जेबें भरेंगी और स्टेट के पास जो पैसा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था जो रेबेलियस ज़मींदार्स थे, ठीक है, उन्होंने आगे तो ऑपरेशन करना शुरू कर दिया पेजेंट के ऊपर, बट वो पीछे से जो है स्टेट को जो है वो पैसा नहीं दे रही थी जो वो आगे पेजेंट से कलेक्ट कर रही थी। ठीक है, इस सब रीजंस की वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन भी होना शुरू हो गया। एक और इसका रीज़न ये था कि नादिर शाह ने और फिर अहमद शाह अब्दाली ने जो इन्वेड किया इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन और ज़्यादा बढ़ गया। इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट फैक्टर आता है, वो हम बात कर सकते हैं मुगल आर्मी का जो डिटीरियोरेशन हुआ, ठीक है, या डिसरप्शन ऑफ मुगल आर्मी। अब इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, हमने ये वाली बात कर दी। इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से जो आर्मी के सोल्जर्स थे जो इस टाइम पे मर्सिनरीज थे, मर्सिनरीज का मतलब जो बस पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो मर्सिनरीज थे, बट उनको इस टाइम पे टाइमली सैलरीज नहीं मिल रही थी, कई महीनों तक उनकी सैलरी रोकी जा रही थी। तो इस वजह से उनका जो फाइटिंग मोराल था या उनके पास जो विल था लड़ने का वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और मुगल आर्मी जो एक टाइम पे मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज हुआ करती थी, अब वो इतना वीक होना शुरू हो गई, इतना कमज़ोर होना शुरू हो गई कि वो नादिर शाह के इन्वेजन को भी नहीं रोक पाई। ठीक है, 13 फरवरी हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल में हमने देखा कि वो अपने एम्पायर को डिफेंड भी नहीं कर पाई। आगे एक्सपेंशन करने की तो बात छोड़ो, अपने एम्पायर जितना उनके पास एग्जिस्टिंग एम्पायर था उसको भी डिफेंड नहीं कर पाई, मुगल आर्मी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। बाकी हमने इसका एक और रीज़न ये डिस्कस किया था, जो नोबल्स कम मिलिट्री कमांडर्स थे, यानी कि वो लोग जो नोबल्स भी थे जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी थी और मिलिट्री पोस्ट भी थी, जो मिलिट्री कमांडर्स भी थे, उनके पास ऊपर से पैसा आता था स्टेट का, और उनको क्या बोला जाता था कि आप अपने इस पैसों पे मेंटेन करो इतने नंबर ऑफ ऑफिशियल ट्रूप्स। बट वो क्या करते थे, ये वाला पैसा अपने खुद के यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे और टाइमली सैलरीज देने से मना कर देते थे। जो पैसा सोल्जर्स के अकोमोडेशन के लिए, सोल्जर्स के खाने पीने के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए था, वो पैसा इनको मिलता था। और जब सोल्जर्स को ये वाली बात पता लगी कि नोबिलिटी ही देश के लिए या फिर एम्पायर के लिए काम नहीं कर रही, तो हम क्यों करेंगे, हम क्यों इंसेंटिव लें एम्पायर के लिए काम करने के लिए। तो इस वजह से आर्मी जो है वो भी इनडिसिप्लिन होना शुरू हो गई और उसका भी फाइटिंग मोरल बिल्कुल कंप्लीटली कर्ब आउट हो गया।
इसके साथ हमारा जो है लास्ट, जो सेकेंड लास्ट हमारा कॉज है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म में मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी या हर सोसाइटी के जो लोग थे, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन सब के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे स्टेट्स के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। उनको अपनी सेल्फिश डिमांड्स पूरी करने के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट पूरे करने के लिए एम्पायर को भी दांव पे अगर लगाना पड़े तो वो कर जाते थे। इसका एक रीज़न ये था कि दैट दे डिड नॉट हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ वननेस ऑफ नेशन, कि हम सब एक पूरे देश से बिलोंग करते हैं। एक नेशनलिज्म की फीलिंग अभी तक, एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग फॉर द होल नेशन अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। ऑल्दो उनके पास अभी एक रीजनल पेट्रियोटिज्म था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था, अगर कोई एम्पायर में, ये अवध का सोल्जर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पोस्टेड है, अब वो अवध का सोल्जर ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ डेक्कन के अंदर या मराठा पावर के साथ लड़ना है और इस लड़ाई में उसको ये वाली बात समझनी आएगी दैट हेल्पिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इन डिफीटिंग मराठास, इसमें मैं एंटी नेशनल हो रहा हूँ या फिर अपने देश के ही खिलाफ जा रहा हूँ। मराठा पावर जो मेरे खुद के देश के लिए है, मैं उसके ही खिलाफ जा रहा हूँ। बट अगर कंपनी जो है अवध को ही अटैक करेगी, अवध पे ही हमला करेगी, तब उसको ये वाली बात रियलाइज होगी, क्योंकि उसके पास जो पेट्रियोटिज्म है सारा का सारा वो अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए, अवध के लिए। तभी हम देखते हैं कि जब 1856 के अंदर जो है एनेक्सेशन ऑफ अवध करता है डलहौजी, तब अवध के जो सोल्जर्स हैं वो 1857 में अगले ही साल रिवोल्ट कर देते हैं, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको मैंने क्या बोला कि पॉलिटिकल नेशनलिज्म यानी एक देशभक्ति की जो भावना होती है, यानी कि पेट्रियोटिज्म होती है पूरे देश के लिए, एक वननेस ऑफ फीलिंग नहीं थी उनके लिए कि हम सब एक हैं, एक यूनाइटेड फीलिंग उनके पास अभी तक डेवलप नहीं करी थी। ऑल्दो उनके पास जो सारी की सारी फीलिंग्स थी या पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स थी, वो अपने रीजन के लिए, अपनी कास्ट के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, या छोटे लेवल पे लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपने सेक्ट के लिए, इन सब के लिए थी, अभी राष्ट्र के लिए या देश के लिए नहीं थी। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है हेल्प करी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरे देश को धीरे धीरे कॉन्कर करने में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बना ये मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। ठीक है, इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे लास्ट कॉज ऑफ मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के, वो है इन्वेजन्स। ठीक है, इन्वेजन्स बाय नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली प्लस द यूरोपियन इन्वेजन्स या फिर यूरोपियन पेनिट्रेशन। जो फाइनल धक्का लगा, फाइनल ब्लो मिला एम्पायर को, मुगल एम्पायर को, वो कहाँ से मिला? नादिर शाह के इन्वेजन से सबसे पहले तो 1739 में, और फिर जब नादिर शाह थोड़ा एजिड हो गया तो उसने अपने ट्रस्टेड नोबल अहमद शाह अब्दाली को भेजा। ठीक है, जिसने 1761 के अंदर मैंने बताया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा दिया। ये जो इन्वेजन्स हुई थी नादिर शाह या फिर अहमद शाह अब्दाली की, इसने कई सारी प्रॉब्लम्स या फिर कई सारे रीजंस की वजह से एम्पायर को सफ़र करना पड़ा। सबसे पहले तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली कम्प्लीटली एम्पायर को एग्जॉस्ट कर दिया। जितना भी पैसा था एम्पायर का, जो इतने टाइम से कलेक्ट करते हुए थे, वो सारा का सारा पैसा जो है नादिर शाह या फिर अहमद शाह अब्दाली लूट के चले गए। दूसरा ये था, देयर वाज कम्प्लीटली रूइनिंग, या फिर कम्प्लीटली जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री था वो कम्प्लीटली रूइन हो गया, डिसरप्ट हो गया। जो सारे ट्रेड रूट्स इतने टाइम से डेवलप किए जा रहे थे उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर हम देखते हैं जो मिलिट्री पावर थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि इतनी छोटी लड़ाई भी अगर वो नादिर शाह को भी जीत पाए तो उनका फाइटिंग मोरल या उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी कम्प्लीटली खराब हो गया, टूट गया। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो मुगल प्रेस्टीज थी, ठीक है, जो मुगल एम्पायर की जो एक इमेज थी, उसकी जो प्रेस्टीज थी लोगों के दिमाग में, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया इन इन्वेजन्स ने, और एक्सपोज कर दिया मुगल एम्पायर की सारी वीकनेसेस टू मराठास एंड टू अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, और फाइनली जो आखिरी होप थी, एक बुझता हुआ जो दिया था, उसको कम्प्लीटली फाइनल ब्लो किसने दिया? ब्रिटिश ने फाइनली जो है 1764 में हमने बात करी बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम सेकेंड को हरा दिया था, यानी कि जो मुगल एम्परर था उसको, प्लस दो और जो इंडियन पावर्स थी उनको हरा दिया था। और 1764 में ये वाली बात साफ हो गई कि ब्रिटिश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑल इंडिया एम्परर्स। और धीरे ही धीरे देखते देखते हमको पता लगता है कि मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर था मीडिएवल टाइम्स में, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, फाइनली हम ये वाली बात कंक्लूड कर सकते हैं, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन या कॉजेज हमने डिस्कस कर लिया, यही 12 कॉजेज थे। ठीक है, कंक्लूजन में हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन था, उसके बाद एम्पायर या इंडिया जो है वो किसी इंडियन हैंड्स में नहीं आया, वो किसके हाथों में गया? यूरोपियन हैंड्स में चला गया। उसका रीज़न ये था क्योंकि इंडियन पावर्स जो थी अभी तक इन्फीरियर थी इन कंपैरिजन टू यूरोपियन पावर्स, क्योंकि यूरोपियंस इस टाइम पे सबसे पहले तो मिलिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुपीरियर थे। बाकी उनका ट्रेड जो था वो लैंड ट्रेड के साथ, उसके बाद वो क्या कहते हैं नेवल ट्रेड पे भी अपना ध्यान देते थे। ठीक है, हर चीज़ में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया था।
उनकी सोसाइटी के अंदर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जहाँ पे नेशनलिज्म भी इस समय शुरू हो गया था यूरोप के अंदर। ऑलरेडी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमें पता है, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस भी करेंगे, कि वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वहाँ डेवलप हो चुकी है, और इंडिया के अंदर अभी तक ये चीज़ डेवलप हुई नहीं है। तो इन सब रीजन्स की वजह से जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो फार सुपीरियर थी इन कंपेरिजन टू इंडियन सोसाइटी इन दीज टर्म्स। तो इस वजह से जो मुगल्स के बाद जो नेक्स्ट पावर कौन किसके हाथों में जाती है, यूरोपियन पावर्स के हाथों में चली जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि दैट इंडियन पावर्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय द मुगल एम्पायर, बट दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिप्लेस इट। वो इतने स्ट्रॉन्ग तो थे कि उन्होंने मुगल्स को हरा दिया या हटा दिया, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मुगल्स की लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर पाएँ या उनको रिप्लेस कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ हमारा जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाता है, और ये समरी क्लास थी। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स इन 18th सेंचुरी। ठीक है, जब एक बार धीरे धीरे ये हमने इस चैप्टर में मुगल एम्पायर के बारे में डिटेल में बात करी थी। अब मुगल एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट करेगा तो देश के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाएगा। तो छोटी छोटी पावर्स, जैसे हम मैसूर की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, हैदराबाद की बात करें, केरला के पास हम पावर्स डिस्कस करेंगे, और रोहिलखंड और कई सारी ऐसी पावर्स जो हैं, पंजाब के बारे में, मराठास के बारे में, वो हम सब स्टेट्स के बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फाइनली वी आर कंप्लीटेड विद द फर्स्ट चैप्टर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. I hope you liked the video, and if you did, then hit the like button and subscribe to the channel. Thank you and have a nice day.